बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं CS 519 का जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है उसकी SRS के बारे में कंप्लीट आप लोगों को गाइड करूंगा। आज 20 नवंबर है और आज ड्यू डेट है CS 519 की SRS को सबमिट करवाने की। आज रात 12 बजे तक आप जो है वो SRS सबमिट करवा सकते हैं। और दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है इसकी जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं जो आपने सबमिट करवानी होती हैं LMS के ऊपर, उनका कोई भी ग्रेस डे नहीं होता। मतलब जिस तरह असाइनमेंट में होता है कि आपको जो डेडलाइन होती है उससे 24 एक्स्ट्रा आवर्स जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, कि मतलब आप ड्यू डेट के बाद भी जो है 24 घंटों के अंदर अंदर अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट में जो ड्यू डेट होती है उसी दिन रात को अपने 12 बजे जो है वो हर सूरत में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, अदरवाइज़ आपका जो है वो ऑटोमेटिक लिंक जो है वो डिसेबल हो जाता है। समझ लगी बात की। सो दोस्तों इसलिए जिन जिन लोगों ने अभी तक जो है वो CS 519 की SRS रेडी नहीं की तो वो आज मस्ट रात 12 बजे से पहले रेडी करके 12 बजे तक सबमिट कर दें। जैसे ही 12 बजने हैं तो फ़ौरन से दोस्तों आपका जो SRS को सबमिट करने वाला ऑप्शन है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस SRS को बनाना कैसे है उसका थोड़ा गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों एक मेरे पास प्रोजेक्ट है अ डिज़ाइन ऑफ ऑनलाइन टॉय शॉप बेस्ड ऑन डेटाबेस डैशबोर्ड। इसका मैंने बनानी है SRS। तो SRS बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनाएंगे जिसका हमें जो है टेम्पलेट हमें मिलता है। अगर आप अपने LMS पे जाओ तो LMS पे जाने के बाद CS 519 वाले सेक्शन में आप जाओगे ना, तो वहाँ पे नीचे जहाँ पे आपने SRS सबमिट करवानी है, सबमिट के बटन के साथ उससे पहले जो है आपको फाइल डाउनलोड करने का लिंक दिया गया। आप वहाँ पे SRS की जो टेम्पलेट है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको इस तरह का टेम्पलेट मिल जाएगा। वहाँ पे लोगो लगा होगा, वर्जन लिखा होगा, ऐसे ही यहाँ पे लिखा होगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और ऊपर आपने यहाँ पे क्या करना होगा, अपने प्रोजेक्ट का जो भी नाम होगा वो लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी स्टूडेंट ID, तो नीचे ग्रुप ID बताओगे, स्टूडेंट का नेम बताओगे, सुपरवाइजर का नेम बताओगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें भी आपको आपके CS 519 का जो सेक्शन है वहाँ पे ऊपर मेंशन होती हैं। ग्रुप ID, आपके सुपरवाइजर का नेम, और उसके बाद आपका खुद का नेम तो आपको पता ही है। और उसके बाद दोस्तों रिवीजन हिस्ट्री में आपने यहाँ पे जिस डेट को आपने SRS सबमिट करवानी होती है वो लिखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आज अभी 20 है तो मैंने यहाँ पे 20 सितंबर 2023 लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद वर्जन 1.0 ऐसे रहने देंगे। डिस्क्रिप्शन, अब दोस्तों ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हम कहाँ से लेंगे, ये डिस्क्रिप्शन दोस्तों आपने यहाँ से उठानी है। ये देखो आपके प्रोजेक्ट की जो स्टार्ट वाला ये जो पैराग्राफ है ना, ये असल में आपके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है। तो आपने इसको उठाना है और उठाकर जो है क्या कर देना, यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपनी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आथर की जगह पे दोस्तों हम अपनी VU ID लिखते हैं, जो भी मतलब स्टूडेंट की VU ID है वो यहाँ पे। अगर दो स्टूडेंट मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे पहली ID और देन ऐसे कामा लगा के उसके नीचे ऐसे दूसरी VU ID दूसरे स्टूडेंट की। ठीक है जी। लेकिन हमारे पास एक ही स्टूडेंट है तो हमने उसकी VU ID यहाँ पे मैंशन कर दी। नेक्स्ट दोस्तों आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपने इसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपने तीन चीज़ें बनानी होती हैं। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूज़ केस डायग्राम और वर्क प्लान। सबसे पहले स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ये कहाँ से उठाते हैं, ये दोस्तों हमने यहाँ से इसके अंदर से लिखना होता है। मतलब ये आपका पैराग्राफ है, ये इसको थोड़ा सा लिख लो, और उसके बाद आपके जो ऑब्जेक्टिव है इनमें से एक दो पॉइंट लिख लो। बल्कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं लिखते बल्कि स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में ये देखें ये लिखा हुआ है स्कोप ऑफ वर्क। यहाँ पे सारे अलग से, मजे की बात ये सारे इस प्रोजेक्ट के अंदर अलग से स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट हमें लिख के दिया हुआ है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता। तो मतलब ऐसे अगर यहाँ पे इस तरह से अलग से ना लिखा हो प्रोजेक्ट की फाइल के अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो हमारे पास ये ऊपर जो इंट्रोडक्शन होता है इसमें से थोड़ा सा उठाते हैं, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें से थोड़ा सा उठाते हैं, और बाकी जहाँ मतलब जो पूरे सारे सिनेरियो दिया होता है ना उसमें से थोड़ा उठाकर हम जो है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट लिख लेते हैं। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तो सारे में अलग से दिया हुआ था, सो हमने उसको ही फॉलो किया। तो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट दोस्तों हम अपनी तरफ से नहीं लिखते हैं, हमारी प्रोजेक्ट फाइल में जो भी हमें दिया हो उसको ही हम फॉलो करते हैं। तो देखें स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या लिखा, यहाँ पे वही जैसा हमें दिया था उसी को मैंने फॉलो करते हुए थोड़ा सा जो है वो थोड़ा उठाकर कंटेंट जो है वो प्रोजेक्ट फाइल में से तो उसे स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट बना दिया। तो ये देखो यहाँ पे सामने हमें दिया भी हुआ था, स्कोप सुमेशन दी हुई थी, यहाँ पे स्कोप ऑफ द वर्क दिया हुआ था, यहाँ पे ये सारी चीज़ें। मतलब यहाँ से स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट हमने अपनी तरफ से लिखना नहीं होता भाई, जो हमें फाइल में गिवन होती हैं चीज़ें वही पॉइंट उठाकर हमने स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में लिखना होता है, लेकिन एक ब्यूटीफुल वे के साथ, मतलब एक प्रॉपर पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर। ये देखो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट हमने लिख लिया। अब दोस्तों फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैसे लिखते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखने के लिए दोस्तों आपने सिंपली क्या करना होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फंक्शनल रिक्वायरमेंट दोस्तों ये लिखी होती हैं, लिखनी नहीं पड़ती, वो भी यहाँ पे लिखी होती हैं। कहाँ भी लिखी होती हैं, ये देखें यहाँ ये जो आपके ऑब्जेक्टिव है ना, दिस इज़ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो आपने इसमें से ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बेसिकली आपकी पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। क्या, डिज़ाइन एंड डेवलप अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम टू मैनेज एंड मॉनिटर।
मतलब पहली आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट की वो क्या जी, कि आपने एक ऐसा डेटाबेस बनानी है, डिज़ाइन और डेवलप करनी है जो क्या होगी, सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद इस तरह दूसरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी है जी, द इन्वेंट्री ऑफ वेरियस टॉयज, मतलब आपने क्या करना है, ऐड करनी है डिफरेंट वेरियस टॉयज़ की इन्वेंट्री, ठीक है, जिसमें आपकी डिफरेंट डिटेल्स होंगी सच एज प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है जी। ये तो इस तरह मेरे भाई इसमें से ही हमने जो है रीड करना होता है और वो हमारी बन जाती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और ये सारी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अलग अलग फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। जैसे देखो पहली ये थी डेटाबेस डिज़ाइन करने वाली, दूसरी थी इन्वेंट्री ऐड करने वाली, तीसरी देखिए यहाँ पे इंप्लीमेंट है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। यहाँ पे देखें हर सिंपल बंदे को भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो तीसरी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो क्या जी, कि आपने एक ऐसा इंटरफेस बनाना है जो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होगा। तो ये तीसरी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो तीसरी जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। चौथी कौन सी है, ये देखें, इंटीग्रेट अ सिक्योर पेमेंट गेटवे विद इन द डेटाबेस सिस्टम टू फैसिलिटेट सिक्योर एंड सेमलेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये सारा कुछ हो गया। तो ये आपकी चौथी होगी, वो क्या बोला, ये आपकी चौथी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद पांचवी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, क्रिएट अ कंप्रीहेंसिव रिपोर्टिंग सिस्टम, मतलब आपने एक ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना है जो आपको पूरी रिपोर्ट देगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है जी। तो ये आपकी पांचवी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी, ठीक, समझ आएगी बात की। तो इस तरह दोस्तों हमने ये जो सारे हमें दिए होती हैं ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, इनमें से हमने रीड करके जो है वो क्या बनानी होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बनानी होती हैं। तो ये देखिए मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट बना ली। उसके बाद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपकी कॉमन होती हैं। ये देखिए मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐसे बना ली, जब बना ली उसके बाद ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों ये कॉमन होती हैं, ये आपको इंटरनेट से मिल जाती हैं। आप यहाँ पे इंटरनेट में जाकर सर्च कर सकते हो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, नॉन फंक्शनल, यहाँ आप फर्स्ट यहाँ पे लिखे दो VU प्रोजेक्ट्स, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये देखो CS 619 डाउनलोड ब्राड लिस्ट, ठीक है, इसमें से ये तो लिस्ट है ना इस दफ़ा वाली, इसको छोड़ो। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आप हाँ लिख भी सकते हो डायरेक्टली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल, ये देखो आ गया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा और ये देखो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डैट पहले उसने डेफिनेशन बताइए, उसके बाद वो कुछ ना कुछ पॉइंट बताएगा आपको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के। तो ये बेसिकली हमारी कॉमन होती है। तो चलिए मैं भी बता देता हूँ। ये देखिए ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मैंने कौन सी लिखी है। पहली जनाब है जी, एप्लीकेशन विल बी एबल टू वर्क ऑन एनी सॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैज़ अ ब्राउज़र एंड इंटरनेट कनेक्शन। इसी तरह दूसरी है, फिर तीसरी है। तो इस तरह मैंने जो है वो ये फिक्स मैंने लिखी हुई है एक, ठीक है। और हर प्रोग्राम में मैं यही नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो ऐड करता हूँ। सो आपने ये जो है लिख लेनी है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास, समझिए बात की। उसके बाद दोस्तों मैंने बनानी होती है यूज़ केस डायग्राम। ये यूज़ केस डायग्राम कैसे बनाते हैं, बड़ा इजी है। उसके सबसे पहले दोस्तों हमने देखने होते हैं एक्टर्स। एक्टर्स मीन कि आपके सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व है। दोस्तों हमारे सिस्टम में जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है एप्लीकेशन, हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व है एप्लीकेशन। आपके सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व है, मतलब एडमिन है, यूज़र है, मॉडरेटर है, टीचर है, फैकल्टी मेंबर है, कौन कौन है, ठीक है, हेल्पर है, कौन कौन है। तो इसे हम कहते हैं एक्टर्स। तो जो जो एक्टर्स हो ना उनको हम अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हुए थे ना, ये जो आपने मतलब अभी ये जो आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी हैं, बेसिकली यही हमारे पास क्या होती हैं जी, केसेस होते हैं हमारे यूज़ केस के अंदर। अब यूज़ केस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखिए ये यूज़ केस इस तरह से बनाते हैं। तो जितने भी हमारे एक्टर होते हैं हम उसको लिखते हैं। देखिए मेरे पास एक्टर कौन है, एप्लीकेशन, तो मैंने एप्लीकेशन लिख लिया। मतलब अगर आपके पास 100 ज़्यादा होते तो आपने यहाँ पे मान लो इस तरह एक एक्टर बनाना था, उसके नीचे एप्लीकेशन, एडमिन दूसरा, एक और एक्टर बनाना था, इसी तरह एक पर्सन बनाना था, उसके नीचे यूज़र, फिर एक और हेल्पर, एक और फैकल्टी, फिर एक और टीचर, ऐसे इस तरह से आप जो है एक्टर बनाते हो। उसके बाद वो एक्टर कौन कौन सी काम करेगा उसको फिर एरो के साथ शो करते हैं इस तरह केसेस बनाकर। तो ये केस कहाँ से पता चले हमें, ऊपर जो हमने अभी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट बनाई है वो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगी, केस बन जाएगी। और ये ऊपर हमारे प्रोडक्ट का नाम है। अब ये दोस्तों यूज़ केस डायग्राम कैसे बनाओगे आप, उसके लिए हम यहाँ तो यूज़ करते हैं MS विजियो का, या फिर अगर आपने MS विजियो आपके पास नहीं है तो आप ये ऑनलाइन टूल भी यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है diagrams.net, ठीक है जी। तो मैं इसका लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस टूल पे आकर इसको बना सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट तरह की शेप्स प्रोवाइडेड है, आप इन शेप्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको बना सकते हो। उसके बाद जब शेप बन जाए, कंप्लीट यूज़ केस डायग्राम बन जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट एज पे जाकर आपने यहाँ पे इसको एज ए PNG डाउनलोड कर लेना है। PNG पे क्लिक करोगे ना तो देन आपके पास एक डायलॉग आएगा, उसमें एक सेव का बटन होगा, आपने सेव के ऊपर क्लिक करना, आपकी डाउनलोड डॉक्यूमेंट हो जाएगी डाउनलोड। और एक्टर कहाँ से मिलेगा, ये देखो ये एक्टर आ गया, ये देखो दिस इज़ एक्टर, ऐसे ये बिडावा था आपको मिल गया, समझ आएगी बात की। और उसके बाद एरो लगाने के लिए ये देखो ये डिफरेंट तरह के एरो बने हुए हैं, एरो, ठीक है, ये आप लगा सकते हो यहाँ से। ले जी जब मैं आपको वो टूल बता दिया है, ईजिली ऑनलाइन भी आप जो है ये यूज़ केस बना सकते हो। उसके बाद आ जाता है दोस्तों गैंग चार्ट। ये गैंग चार्ट क्या होता है, गैंग चार्ट बेसिकली ये होता है जिसमें बेसिकली हम बताते हैं कि हमारा जो है जिस तरह सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है
उसको हमने कितने दिन में कंप्लीट किया। दोस्तों ये किस तरह बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक ऑनलाइन टूल है जिसको मैंने यूज़ किया है। इसके लिए आप MS प्रोजेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो और ऑनलाइन टूल का भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास अगर MS प्रोजेक्ट नहीं है तो आप जो है ये वाला जो ऑनलाइन टूल है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं इसका लिंक भी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जब आप दोस्तों इस पर आओगे तो यहाँ पे देखो, ये दोस्तों आपका मेन जो है टास्क है। इस टास्क का नाम रीनेम करने के लिए यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया जैसे SRS, कि मैंने SRS बनानी है। SRS में कौन कौन से सब टास्क हैं वो लिखने के लिए देखो ये सब टास्क बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे SRS में आपने पहले क्या बनाया, आपने पहले बनाया स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ऐसे आपने लिख दिया स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने लिख दिया ऐसे। इस तरह आपने यहाँ पे लिख दिया फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपने लिख दिया जैसे कुछ भी आपने लिख दिया। अब इनका टाइम कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए आपने जिसको सेटअप करना हो ना, मतलब मान लो जैसे आपने स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट का टाइम सेट करना है तो उसके लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टास्क का, आपने टास्क की इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है स्टार्ट डेट, कि आपने कब स्टार्ट किया इसको बनाना, एंड डेट कब एंड किया, और उसके बाद यहाँ पे आपने ये डेज नहीं आपने चेंज करनी, ये बस बेसिकली जब बस आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट चेंज करनी होती है। और यहाँ पे कलर कोई भी आप दे सकते हो यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दो, वो आपका सेव हो जाएगा। इस तरह बाकी भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपने कोई भी नया टास्क ऐड करना हो, मतलब कोई भी मेन टास्क ऐड करना हो, जैसे यहाँ आपने जिस तरह ये मेन टास्क है SRS, ऐसे ही कोई नया मेन टास्क ऐड करना है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करोगे। ऐड में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे नया टास्क ऐड हो गया, मेन टास्क। ये देखो SRS के बिल्कुल नीचे आ रहा है, ये दिस इज द मेन टास्क। अब दोस्तों अगर आपने मान लो SRS का कोई चाइल्ड टास्क बनाना है, या किस यहाँ पे जैसे SRS का चाइल्ड टास्क बनाना है, या ये जो आपने नया टास्क मेन टास्क बनाया है इसका इस मेन टास्क का कोई सब चाइल्ड टास्क बनाना है, जैसे ये चाइल्ड टास्क बना हुआ है, तो किसी भी अगर मेन टास्क का चाइल्ड टास्क बनाना हो तो उस मेन टास्क के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको चाइल्ड का, आपने सिंपली चाइल्ड के ऊपर क्लिक करना है और ये देखो SRS का एक चाइल्ड जो है टास्क बन गया। ये देखो SRS के नाम से, इसको आप रीनेम कर सकते हो, डबल क्लिक करो उसके ऊपर तो वो रीनेम हो जाएगा। तो ये दोस्तों सारा मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है, किस तरह से ये चीज़ें बनाते हैं, किस तरह से इनको मॉडिफाई करते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आपकी पूरी डायग्राम बन जाए उसको एक पेज के ऊपर फिट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फिट टू जूम टू फिट का। आप सिंपली जूम टू फिट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फिट हो जाएगा। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, जब ये बन जाएगी इसको डाउनलोड कैसे करना है, उसके लिए आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको दोस्तों ऑप्शन मिलेगा एक एक्सपोर्ट टू इमेज फाइल, आपने सिंपली एक्सपोर्ट टू इमेज फाइल के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो पूरी डायग्राम होगी ये एक इमेज की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। जब वो डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपने MS वर्ड पे आना है और यहाँ पे आकर इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर पे क्लिक करना है। तो आपने वो जो पिक्चर अभी भी डाउनलोड की थी अपने कंप्यूटर के अंदर उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इम्बेड कर देना है। तो ये देखिए मैंने पिक्चर लगा ली, ठीक है जी। तो ये दोस्तों आपका CS 519 की SRS बनाने का पूरा गाइडलाइन थी जो मैंने आपको बच्चों की तरह एक चीज़ बता दी है कि आपने SRS कैसे बनानी है, उसमें आपने गैंग चार्ट कैसे बनाना है, आपने यूज़ केस कैसे बनानी है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे लिखना है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैसे लिखनी है। तो सर ये बस इतना कर दिया तो आपकी SRS कंप्लीट होगी। तो ये SRS आप जो है 2 घंटों या 3 घंटों में मैक्सिमम जो है बना लोगे इंशाल्लाह कंप्लीट, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।